नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। जनता का क्या फैसला होगा ये ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन दोनों ही सीटों पर कम मतदान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रामपुर में आजम खान ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मतदाताओं को वोट नहीं करने दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट हो या फिर रामपुर लोकसभा सीट, दोनों ही जगह बेहद कम वोटिंग हुई है। आजमगढ़ में 48.58% मतदान हुआ है, तो रामपुर में करीब 39% मतदान हुआ है। अब सवाल है कि कम मतदान के मायने क्या है। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे 26 जून को आएंगे। इसी बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं और मायने भी निकाले जा रहे हैं कि कम वोटिंग के आखिर अर्थ क्या हो सकते हैं। आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपचुनाव की वजह से जो मतदान हुआ है उसके परसेंटेज में थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन सही है ये। रामपुर में वोटिंग प्रतिशत कम देखा गया, इसके क्या मायने हैं, रामपुर के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश की है हमारी सहयोगी अनामिका ने। चुनाव में दिन भर चली गहमागहमी के बाद फिलहाल मतदान संपन्न हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से दिन भर मतदान की रफ्तार धीमी रही, इसके बाद मतदान प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले बेहद कम आंका जा रहा है। हालांकि इस बीच आजम खान ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके जवाब में जिलाधिकारी ने भी इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच मतदान संपन्न होने के बाद जो नतीजे हैं वो 26 जून को आएंगे, तब पता चल पाएगा कि रामपुर की जनता ने किसे एक बार फिर से मौका दिया है। रामपुर। और बात कर लेते हैं आजम खान की, जिन्होंने प्रशासन पर लगाए हैं गंभीर आरोप। आजम खान ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनके लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा। शिकायत हो रही है कि रामपुर में भेदभाव किया जा रहा है। आपने कहां देखा भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपने क्या देखा? आप यहाँ किस लिए भेजे गए? इसलिए कि आप यहाँ का सच तलाश करें। बहुत से एक आध चैनल्स ने दिखाया भी है यहाँ का सच। खाली बूथ दिखाए हैं, सारा दिन बूथ खाली पड़े रहे हैं। ये सदी बूथ खाली है, तो आपने क्या देखा? आपने नहीं देखा मोहल्ले के नाकों पर कितनी पुलिस लगी हुई है और वोटर्स को गली से पार पोलिंग स्टेशन तक आने ही नहीं दे रही है। तो हमसे ज्यादा तो आप देख रहे हैं। देखा मैंने, डीएम से सवाल भी पूछा इसको लेकर के कि ये आरोप लगाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो आपने देखा था वो पूछिए ना कि हमने ये देखा है, हमारे कैमरे ने ये देखा है। उनकी ओर से कहा गया कि ये सारे आरोप निराधार हैं, हमें हमारी ओर से कहीं रोका नहीं जा रहा है, सबूत ला के दीजिए, तथ्यों पे बात करिए, तुम कार्रवाई करेंगे। तो आप उनकी बात कहेंगे या लोकतंत्र की जनता की बात कहेंगे? आपके पास जो रिपोर्ट आई है वो कहाँ किस किस इलाके की रिपोर्ट आई है? हमारे पास पूरे रामपुर शहर की है, स्वार की है, टांडा की है, धड़ियाल की है। यहाँ बहुत ज्यादा सैफनी है, शाहबाद में एक क्षेत्र, केमरी है एक इलाका, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये वहीं हुआ है। और रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैं पहला सवाल वही कर लेता हूं, आजम खान की तरफ से जो आरोप लगाए गए, उन्होंने कहा कि आज जो चुनाव हुआ है, वोटिंग हुई है, वो निष्पक्ष नहीं हुई है, उनके वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया। हेलो घनश्याम जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो हेलो, तो आजम खान की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि आज उनके वोटर्स को घर से नहीं निकलने दिया गया। इस पर आपका रिएक्शन? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। मेरे का तो 100-150 बूथ तो मैं घूमा हूँ पूरे जनपद रामपुर में, और मुझे तो कोई ऐसी कोई सूचना नहीं मिली और ना मुझे कोई देखने मिला। अपने आप लोग जो निकल रहे थे घर से और सीधा वोट डाल के आ रहे थे, और बड़े शांति से मतदान रामपुर में हुआ है आज। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही है, बड़ा भाईचारे से हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मतदान किया है लोगों ने। कहीं किसी रंग की कोई घटना नहीं, किसी तू मैं नहीं, बड़े शांति से मतलब चुनाव आज का है। घनश्याम जी, फिर आपको क्या लगता है, कल आजम खान ने ईवीएम की चर्चा की थी,
फिर उसके बाद उनके जो कैंडिडेट हैं आसिम रजा, उन्होंने कहा कि 250-300 समाजवादी पार्टी के वोटर्स को हिरासत में ले लिया गया है गलत तरीके से, और आज कह रहे हैं कि मतदाताओं को पहुंचने ही नहीं दिया गया। कई विधानसभा जो बूथ हैं, लोकसभा वोटिंग के लिए जो बूथ हैं, उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि कहां कहां पर वोटर्स को नहीं आने दिया गया। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं? देखिए, ये तो विपक्ष की बॉफलाइट है। जब कोई अगर हारता है तो ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी करते शुरू हो जाती है। ये बॉफलाइट है विपक्ष की। ठीक है, अब चूंकि वोटर्स ने वोट डाल दिया है, सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, तो मेरा सवाल आपसे होगा कि 26 जून को जो परिणाम आने वाला है, आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, मुझे हर समाज की जनता का मुझे प्यार मिला है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, या सिख हो, या ईसाई, सब ने मिलकर 23 तारीख को वोट किया है और 26 तारीख को कमल खिलाने का काम किया है। घनश्याम जी, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर, और इसकी वजह क्या है? वजह यह है, जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते आए हैं, लेकिन आज इतिहास रामपुर ने बदला है, क्योंकि सर्व समाज ने एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ का मतदाता रामपुर का इतिहास बदलने का काम करने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी, आपका समय निकालने के लिए, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। अपनी जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इधर लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, लेकिन करीब 2 साल का वक्त अभी बाकी है। सत्ताधारी बीजेपी ने इसकी तैयारी अब से शुरू कर दी है। 2024 के लिए अभी से तैयारियां बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का कार्यक्रम तैयार कर रही है। योजना के मुताबिक पीएम मोदी की अगले 1 साल में देश भर में दौरे और सभाएं आयोजित की जाएंगी। बीजेपी ने इसके लिए एक टीम भी बनाई है। सूत्रों के मुताबिक इन दौरों की तैयारियों पर नजर रखने के लिए, उनको अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी ने टीम का गठन किया है। इस टीम का संयोजक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और सह संयोजक राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को बनाया गया है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तमाम पूरे देश भर के अंदर कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। अगले 1 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री पूरे देश भर का दौरा करेंगे और कई तरह के कार्यक्रम और रैलियों को संबोधित करेंगे। इस पूरे कार्यक्रमों को कोऑर्डिनेट करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी टीम बनाई है। इस टीम को लीड बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग करने वाले हैं। उनके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा इस टीम के सह संयोजक होंगे। उनके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन, अलका गुर्जर और प्रद्युम्न कुमार के साथ साथ युवा मोर्चा से रोहित चहल भी इस टीम में शामिल हैं। ये पूरी टीम जो है प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को कोऑर्डिनेट करेगी, व्यवस्थाएं देखेगी, उनके अलावा जो भी जरूरतें हैं रैली की उनको पूरा करेगी। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को बीजेपी फिर से बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है, जिसके जरिए बीजेपी मिशन 2024 का रण जो है फिर से आसानी से जीत सके। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ पवन गौड़, नंबर 18। आईएएस रामविलास यादव को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रामविलास यादव को 6 जुलाई तक जेल भेजा गया है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। रामविलास यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है। विजिलेंस जांच कर रही है। बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद कोर्ट में आज पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। संपत्ति के मामले में आईएएस रामविलास यादव को आखिरकार जेल जाना पड़ा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने उन्हें भेजा है और विजिलेंस की जो कार्रवाई है उस पर लगातार एक्शन दिख रहा है। और आप देखेंगे कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत जेल में, 6 जुलाई तक जेल में रहेंगे रामविलास यादव। उसके बाद हाई कोर्ट ने पूछा है कि गिरफ्तारी क्यों की गई, तो उसका जवाब भी विजिलेंस और सरकार को देना है कोर्ट में। तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन कुल मिलाकर पहली गिरफ्तारी उत्तराखंड के हिस्ट्री में जब किसी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। और ये करप्शन का केस है, 500 गुना संपत्ति का केस है और रामविलास यादव अब जेल में रहेंगे। कैमरा से राकेश आल, दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। 30 तारीख को उन्हें रिटायर होना था, लेकिन उससे पहले सस्पेंड किए गए और अब गिरफ्तार भी। उत्तराखंड के 22 सालों के इतिहास में पहली बार एक आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी और फिर जेल हुई है।
दरअसल निलंबित आईएएस रामविलास यादव को देर रात विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। आय से अधिक संपत्ति मामले में उनसे तकरीबन 13 घंटे तक पूछताछ की गई। विजिलेंस ने रामविलास यादव से करीब 300 सवाल किए हैं, जिसमें केवल 10% ही सवालों के जवाब वो दे पाए। दूसरे सवालों के जवाबों पर संतुष्ट नहीं होने पर विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इससे पहले रामविलास यादव के 4 ठिकानों काशीपुर, देहरादून, लखनऊ और गाजियाबाद के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें विजिलेंस को करीब 522% संपत्ति आय से ज्यादा मिली है। अब विजिलेंस रामविलास यादव की पत्नी से भी पूछताछ करेगी। इंक्वायरी में ये पाया था कि इनकी संपत्ति आय से अधिक जो है वो 522% के करीब आ रही थी, जो कि काफ़ी अधिक थी। तो इसलिए हमने शासन से अनुमति मांगी थी कि इसमें हमें मुकदमा दर्ज करने की परमिशन मिले, जो हमें मिल गई। उसके बाद हमने जो जांच की तो जांच में हमें कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके घरों के छापे से भी मिले, जो कि ऐसे थे जिससे कि हम इनके भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी मतलब साक्ष्य जिसको कहते हैं मिला हमें। तो उसके आधार पे हमने इनको दबिश दी इनके घरों पे और इनको पूछताछ के लिए बुलाया। जब ये आए तो इन्होंने जो सवाल हमने किया उसका ये जवाब संतोषजनक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनका कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस आधार पे इनको गिरफ्तार कल रात किया गया 2:15 पर। और चलिए रुख कर लेते हैं एक बार फिर आजमगढ़ का। इस वक्त धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत आपका एक बार फिर से। मतदान हो चुका है और आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ 48% वोटिंग हुई है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, वोटिंग तो आजमगढ़ में इससे भी बहुत ज़्यादा होती, लेकिन लगातार प्रशासन के लोग हमारे समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदारान हमारे बूथों पर लोग थे, हमारे डिफरेंट एरियाज़ में थे, उनके घरों पे छापा मारना, उनको धमकाना, उनको रेड कार्ड इशू करना, रेड कार्ड इशू करने के बाद ये धमकाना कि आपको आके थाने में बैठना है, बूथ के पास नहीं जाना है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें चलती रही आजमगढ़ में, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने बहुत उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया। आर अखिलेश यादव जी के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आजमगढ़ के लोगों ने इस बार वोट किया है। तो मैं आजमगढ़ के लोगों को इस मौके पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरे सभी मतदाताओं को, अपनी पार्टी के सभी लीडर्स को, सारे वर्कर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि उन्होंने इस विपरीत माहौल में, विपरीत मौसम में, जहाँ टेम्परेचर 45, 47, 48 जा रहा हो, उस मौसम में भी लोगों ने बहुत मेहनत करके आजमगढ़ के चुनाव को सफल किया है और पार्टी के पक्ष में बेहतर परिणाम आ रहा है। धर्मेंद्र जी, जो आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आपके वोटर्स को वोट डालने से रोका गया, यही आरोप रामपुर में आजम खां की तरफ से लगाए गए। फिर उनसे सवाल किया गया कि अगर कोई साक्ष्य है, सबूत है तो आप लोग सामने रखिए। वही सवाल मैं आपसे करूंगा, कितने गंभीर आरोप को लेकर कोई साक्ष्य और कोई सबूत है जिसके जरिए आप ये साबित कर पाए कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को रोका गया वोट डालने से? अगर आप कहें, चूंकि टेलीविजन पे नहीं दिखाया जा सकता इतनी आसानी से, आप अपना मेल आईडी भेजेंगे तो मैं आपको वो सारी शिकायत पत्र भेजूंगा जो हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिखे हैं पूरे दिन में जी। हर मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के अंदर हम लोगों को शिकायतें डिफरेंट तरीके से डिफरेंट इलाकों के लिए लिखनी पड़ी। हालांकि समाधान आयोग ने कुछ हद तक किया, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, पर्यवेक्षक महोदय ने कुछ हद तक किया, लेकिन षड्यंत्र ये था कि समाजवादी पार्टी के वोट न पड़ पाए। लेकिन मैं बधाई देता हूं अपने बहादुर कार्यकर्ताओं को, बहादुर नेताओं को, आजमगढ़ की बहादुर जनता को, जिन्होंने प्रशासन के तमाम हथकंडों को दरकिनार करते हुए हम लोगों के पक्ष में वोट, न केवल वोट किए बल्कि बेहतर परिणाम दिया है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि मतदान हुआ है और आप ये भी कह रहे हैं कि कामयाब भी हुई है वोटिंग, जो परसेंटेज है भले ही थोड़ा कम है आपकी नज़र में, लेकिन वो आपके पक्ष में है, आप ये कह रहे हैं। ईवीएम को लेकर भी कुछ कहेंगे क्या? क्योंकि आजम खान ने ईवीएम का भी जिक्र किया। जी बिल्कुल, ईवीएम जिन गाड़ियों से गई हैं उनकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। ईवीएम पे लेकर के देखिए, बिल्कुल सुरक्षा की। हमारे एक साथी ने ईवीएम की जो गाड़ियां चली हैं उनके साथ स्कॉट किया है हमारे वर्करों ने। आज भी अभी जो ईवीएम जमा हो रही है वहाँ भी हमारे लोग तैनात हैं। हम लोग कोशिश में हैं, क्योंकि ये कोई हवा में हम बात नहीं कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में तकरीबन 25 जिले ऐसे थे जहाँ ये शिकायतें आई थी। विधानसभा चुनाव में तो हथौड़े भी निकले थे और कहा गया था कि इन हथौड़े का इस्तेमाल किया जाएगा ईवीएम को छेड़छाड़ ईवीएम के साथ करने में। इस बार तो ऐसे कोई शिकायत नहीं है ना, अभी तक सही से पहुंचा दी गई ईवीएम?
नहीं, इस बार क्या है, विधानसभा चुनाव के बाद हमारे साथी बहुत अलर्ट हैं। पहले हम लोगों ने स्कॉट नहीं किया था ईवीएम को, हम लोगों ने वोट डलवाने के बाद प्रशासन की जिम्मेदारी समझते हुए उसको फ्री एंड फ्री छोड़ा था। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आखिरी सवाल। थोड़ी देर पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ से हमारी बातचीत हुई, वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, वो कह रहे हैं कि कमल खिल रहा है। सब चीजों के बावजूद नहीं, किसी को दिन में भी सपने देखने से मैं नहीं रोक सकता, न मेरे अधिकार क्षेत्र में। लेकिन आजमगढ़ की आवाम का जो इतिहास है, आजमगढ़ की आवाम ने जो आज यहाँ पे मतदान किया है, उसके बारे में आपकी जो भी एजेंसीज हों, मैं कहूँगा उन एजेंसी से आप रिपोर्ट लीजिए। ठीक है, बाकी कोई दिन में सपने देख रहा है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं मौत की मैक्रोनी की। वो मैक्रोनी जो आजकल की लाइफस्टाइल में बड़े हो या फिर छोटे बच्चे सभी को पसंद है, या फिर यूं कहें कि वो मैक्रोनी जो स्वाद के नाम पर जिंदगी पर मौत का फुल स्टॉप लगा रही है। आज के वक्त में लोगों को नूडल्स, मैक्रोनी और मोमोज जैसे आइटम खासे पसंद आते हैं। लेकिन अगर आपको भी नूडल्स, मैक्रोनी या फिर मोमोज पसंद है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये तमाम आइटम आपको मौत की तरफ ढकेल रहे हैं। अगर आपको मैक्रोनी पसंद है और आप नूडल्स खाए बिना नहीं रह पाते हैं, और अगर रोड किनारे ओवन में स्टीम हो रहे नरम नरम मोमोज को देखकर आप खुद नहीं रोक पाते हैं खुद को, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। लेकिन पहले आप ये समझिए कि आइटम बनते कैसे हैं, ये बताते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर आज ये चर्चा यहाँ क्यों हो रही है। नूडल्स, मैक्रोनी, मोमोज सभी मैदे से बनते हैं। मैदा गेहूं के आटे का सबसे प्रोसेस्ड रूप होता है। मैदा बनाने की प्रक्रिया में 97% पोषक तत्व मर जाते हैं। मैदा बनाने में ब्लीच, अन्य केमिकल का इस्तेमाल होता है और कई बार मैदे से बने आइटम खाने पर वो आंत से चिपक जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैदा हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है, लेकिन आप नहीं जानते कि मैदे से बने नूडल्स, मैक्रोनी और मोमोज मैदे से कहीं ज्यादा हानिकारक हैं। और अब देखिए कि मैक्रोनी बनती कैसे है। मैक्रोनी में पीली डाई का इस्तेमाल होता है। पीली डाई से माइग्रेन की समस्या हो सकती है, नींद न आने से की शिकायत भी आपको हो सकती है। डाई बनाने के लिए पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल किया जाता है, इससे व्यक्ति को कैंसर तक हो सकता है। हम आपको मैक्रोनी या फिर नूडल्स जैसे आइटम में से थोड़ी दूरी बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं, अब ये आपको बता दें। इसका जवाब है कानपुर की उस खबर से जुड़ा हुआ। दरअसल कानपुर में मैक्रोनी खाने के बाद 2 भाइयों की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए और फिर बताएंगे कि मैक्रोनी या फिर नूडल्स और मोमोज कैसे मौत बांट रहे हैं। मौत की मैक्रोनी ने ले ली जान। हादसे से स्वास्थ्य विभाग हलकान। एक भाई की मौत, एक का इलाज जारी। मौजूदा वक्त में मैक्रोनी एक ऐसा आइटम है जो बच्चे या फिर युवा और या फिर बुजुर्ग ज्यादातर सभी को पसंद आती है। लेकिन यही मैक्रोनी कानपुर के 2 भाइयों के लिए अभिशाप बन गई। मामला कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र के खनिया गांव का है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों ने खेत में मैक्रोनी खाई थी। इसी के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में दोनों को हॉस्पिटल लाया गया। इस बीच एक भाई ने दम तोड़ दिया। जिस हालत में आए थे, एक तो ब्रॉड डेड लाया गया, जिसमें अस्पताल में पहुंचा था तब तक वो मृत्यु हो चुकी थी। दूसरे भाई को मेडिसिन में भर्ती करके उसका इलाज किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि उसमें किस तरह की इसकी मृत्यु हुई वो हुई है, जिससे किस तरह की पॉइजनिंग है। उसके लिए हम लोगों ने अभी एक डॉक्टर की टीम उसका इलाज कर रही है। तो अब सवाल कई है, मैक्रोनी खाने के बाद तबीयत क्यों बिगड़ी? फूड पॉइजनिंग मैक्रोनी खाने से हुई या फिर एक भाई की मौत और दूसरे की हालत बिगड़ने की वजह कुछ और है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों भाई पहले भी खेत में खाना बनाते थे, वही खाते थे। मैक्रोनी गांव की एक दुकान से खरीद कर लाए थे, फिर उसे खेत में बनाया और वहीं पर खाया और इसी के बाद तबीयत बिगड़ गई।
तो दुकान पे गए, लड़कियों का भेज दिन मैक्रोनी ले आई, बनी आराम से खाएं, और वही के 15 मिनट बाद वही अकड़ने लागो, मार खिचकुर मुंह पे डालने लगा। अब मान लो क्या बताया जाए कि मैक्रोनी से तबीयत खराब हुई। फिलहाल दूसरे भाई का अस्पताल में इलाज जारी है और इस सवाल के जवाब की तलाश भी कि आखिर एक भाई की मौत कैसे हुई। नेचुरली कोई ऐसी चीज़ से पॉइजनिंग हुई जो ब्रेन को इफेक्ट किया है, तो अब ये हम लोग ये जांच करने से पता चलेगा कि ये पॉइजनिंग किसी और अन्य केमिकल से नहीं है, क्योंकि जैसे उस हिस्ट्री दे रहा है कि खेत में बनाया था, तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कोई जो खेत में डालने वाले पदार्थ जो होते हैं वो उसमें मिल तो नहीं गया किसी वजह से। शौक में मैक्रोनी खाना इन दोनों भाइयों के लिए अभिशाप साबित हुआ, जहां एक और मैक्रोनी खाने के बाद एक भाई की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई, तो वहीं इस वक्त हैलेट अस्पताल में दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि इस प्रकरण को संबंधित विभाग के अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं जो मिलावटी सामान बाजार में बेच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। कानपुर में दोनों भाइयों की तबीयत बिगड़ी, एक भाई की मौत क्यों हुई, ये सवाल है और इस सवाल को लेकर जांच पड़ताल जारी है। लेकिन बात सिर्फ मैक्रोनी की नहीं है, नूडल्स और मोमोज भी लोगों को बीमार बना रहे हैं, मौत की ओर धकेल रहे हैं। अगर आप नूडल्स के शौकीन हैं तो भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नूडल्स खाने से आपके शरीर को कई तरह के नुकसान होते हैं। मसलन पाचन तंत्र कमजोर होता है। नूडल्स मैदे के बने होते हैं जिन्हें पचाने में वक्त लगता है। नूडल्स में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है और इससे दिल की बीमारी भी हो सकती है। और बात करते हैं सड़क किनारे ओवन में स्टीम हो रहे मोमोज की, जिन्हें आप में से ज्यादातर लोगों ने खाया होगा या खाने के शौकीन हो। इन्हें जब मसालेदार चटनियों के साथ परोसा जाता है तो उनका स्वाद काफी बढ़ जाता है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि अभी हाल ही में एक व्यक्ति की मोमोज खाने की वजह से मौत हो गई थी। दरअसल मोमोज उसकी सांस की नली में अटक गई थी, जिससे उस व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई। डॉक्टर्स भी यही बात कह रहे हैं और डॉक्टर्स की माने तो मोमोज चिकना और फिसलने वाला होता है। मोमोज को ठीक से नहीं चबाएंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। इस केस में भी यही हुआ, मोमोज सांस की नली में अटक गया, नतीजा दम घुटने से उस व्यक्ति की जान चली गई। और ये मामला राजधानी दिल्ली का ही है। इस मामले में मोमोज को चबाकर खाने के लिए एम्स ने एडवाइजरी जारी की थी। हालांकि मोमोज की वजह से इतना ही खतरा नहीं है, अगर आप चबाकर भी खाते हैं तो भी मोमोज नुकसानदायक है। मोमोज की ऊपरी लेयर मैदा की होती है। मैदा में मिले केमिकल शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। स्वाद के लिए MSG का इस्तेमाल होता है। MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।